नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी में। हम अपने लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा पाठ एक तरह से जो हमारा सिनेमा जगत है उसमें किस तरह से उन्नति आई, कैसे प्रगति किया उसने, कैसे एक उसका स्वर्णिम सफर शुरू हुआ, वो हमने यहाँ पर पढ़ा अपने लास्ट सेशन में। तो इसके जो लेखक हैं वो है प्रदीप तिवारी जी और ये हमारा चैप्टर 11 है। एक बार जो पिछला हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे फटाफट, उसके बाद हम पाठ का आगे का जो शेष भाग है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा के जो लेखक हैं वो प्रदीप तिवारी जी हैं और प्रदीप तिवारी जी ने इस पाठ के माध्यम से सिनेमा जगत में आए हुए जो परिवर्तन है उनका बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो मूक फिल्में होती थी, यानी कि आवाज रहित जो फिल्में होती थी, मूक फिल्में जो होती थी, उसके बाद किस तरह से सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ और किस तरह से सवाक फिल्मों ने एक के बाद एक नए चेंजेस सिनेमा जगत में आते रहे। तो क्या कुछ चेंजेस आए वो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा। सबसे मेन जो चेंज आया वो पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा थी, पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बनने से आया। तो जब आलम आरा के पोस्टर लगे हुए थे, जब आलम आरा रिलीज हुई थी, देखिए पहली बात तो ये हमने काफी बार लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कब रिलीज हुई थी। अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आलम आरा कब रिलीज हुई थी। 14 मार्च 1931 को आलम आरा रिलीज हुई थी, जो कि पहली सवाक फिल्म थी, बोलती फिल्म थी। तो जब उसके पोस्टर पहली बार लगे हुए थे, क्योंकि देखिए कोई भी जो फिल्म रिलीज होती है सबसे पहले उसका एक पोस्टर रिलीज होता है, फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है, उसके बाद ट्रेलर रिलीज होता है। तो जब पहले इसका जब पोस्टर रिलीज हुआ, मतलब लोगों को बताने के लिए कि इस फिल्म में आखिर है क्या, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, जो उसका पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि वे सभी सजीव हैं। क्योंकि अभी तक देखिए जो भी फिल्में थी वो मूक फिल्में थी और वो बिल्कुल एक निर्जीव की भांति उसमें बिल्कुल एक तरह से एक्ट करते थे, केवल उछल कूद करना या एक तरह से एक्ट करके ही वो लोगों का मनोरंजन किया करते थे। लेकिन जब सवाक फिल्म यानी कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई, उसका पोस्टर रिलीज हुआ, तो उसमें कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। देखिए जब आप अपने पाठ में आपका पहला या दूसरा प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में है उसमें यही लिखा गया है कि जो आलम आरा का पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें क्या लिखा गया था। तो उसमें लिखा गया था कि वे सभी सजीव हैं, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते और बातें करते देखो, उनको बोलते बातें करते देखो। तो ये लिखा गया था आलम आरा का जब पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, यानी भारत में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा के पोस्टरों का जो आलम आरा का जो प्रचार था वो इस तरह के पोस्टरों से किया जा रहा था। और देखिए इस फिल्म के जो सभी कलाकार थे, पहली बार उनको लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए देखा था। यानी कि जो पहले के जो कलाकार होते थे वो अपनी अपनी तरह से लोगों को एंटरटेन करते थे, अपनी अपनी तरीके से एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन आपस में बात नहीं करते थे क्योंकि वो मूक फिल्में हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। तो ये एक नई तकनीक का विकास हुआ। और देखिए ये यहाँ पर आलम आरा जो कि पहली बोलती फिल्म थी, देखिए क्योंकि ये जो 14 मार्च 1931 का जो दिन था वो सबसे ऐतिहासिक दिन था हमारे भारत के लिए, भारत के सिनेमा जगत के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन था। और इस
फिल्म के जो निर्माता थे, इस फिल्म के जो निर्देशक थे, फिल्मकार थे, वो थे अर्देशीर एम ईरानी जी। लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कि जो एक एक नाम यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक समझिएगा। अर्देशीर एम ईरानी जी इस फिल्म के फिल्मकार थे, इस मूवी के फिल्मकार थे। और ये आइडिया उन्हें कहाँ से आया, देखिए ये प्रश्न भी आपकी पाठ्य पुस्तिका में है कि अर्देशीर एम ईरानी को ये आइडिया कहाँ से आया कि वो बोलती फिल्म बनाएं। तो उनको आइडिया आया जब उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की बोलती फिल्म, हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। 1929 में जब उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी, वहां से उनको ये बोलती फिल्म बनाने का आइडिया आया, वहां से उन्हें बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इस तरह का आलम आरा का पोस्टर था। और दूसरी बात की जो आलम आरा मूवी थी, ये पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी। क्यों लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी? क्योंकि उस समय ना तो कोई लेखक कलाकार होते थे, यानी कि कहानी के कोई राइटर होते थे, कोई भी लेखक नहीं होते थे कहानी में। दूसरा, कोई भी संगीतकार नहीं होता था, कोई भी गीतकार नहीं होता था, कोई भी संवाद लेखक नहीं होता था, यानी कि डायलॉग राइटर नहीं होता था। तो जो भी उस नाटक का क्योंकि देखिए नाटक में भी संवाद लिखे जाते हैं, नाटक में भी डायलॉग लिखे जाते हैं। तो जो पारसी रंगमंच का जो डायलॉग एक तरह से नाटक था, उसी को यहाँ पर एक फिल्म के रूप में बनाया गया, आलम आरा। और जो भी उसमें गाने थे, जो पारसी रंगमंच का जो नाटक था, उसमें जिस तरह के भी गाने थे, वो ज्यों के त्यों बिल्कुल वैसे ही फिल्म में ले लिए गए। क्योंकि ना तो कोई म्यूजिशियन था, कोई सिंगर था, ना कोई भी उस टाइम पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उससे पहले जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की। तो सबसे मेन बात कि सबसे पहले इतने सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला, एक तरह से स्वर्णिम युग ये शुरू हो गया भारतीय सिनेमा जगत का। इतने सारे अलग अलग लोगों को रोजगार, अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर की कला को दिखाने का एक तरह से अवसर सबको मिल गया। अब देखिए एक मूवी बनानी है तो 4-5 अगर कहानियां लिखी जाएंगी तो उनमें से जो बेस्ट होगी उसको छांटा जाएगा। तो एक तरह से जो राइटर है उसको काम मिल गया। अब कहानी तो बन गई, अब संवाद लेखक, डायलॉग राइटर जिसने संवाद लिखे हैं, तो अब उस कहानी को डायलॉग्स के रूप में कैसे बनाना है, अब उसके लिए अलग राइटर। तो ये काम भी 3 से 4 लोगों से कराया जाएगा, जो बेस्ट लिखेगा उसको काम मिलेगा। इसी तरह से अब क्योंकि मूवी बोलती है तो गाने भी फिल्म में होने चाहिए, क्योंकि इसी से एंटरटेनमेंट होगा लोगों का। तो जब गाने उसमें होंगे, उसके लिए एक गायक कलाकार चाहिए। जब एक गायक कलाकार चाहिए तो गाने के साथ साथ म्यूजिक भी होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग तरह के जो लोगों की आवश्यकता पड़ी। और क्योंकि आलम आरा में जो संगीत था ज्यों का त्यों ले लिया गया था, तो इसीलिए अर्देशीर ने सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों, हारमोनियम, तबला और वायलिन का प्रयोग करके तथा कुछ अन्य लोगों की सहायता से फिल्म को संगीत दिया। और एक चीज हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ी थी कि जब फिल्म में जैसे सबका नाम दिया जाता है ना कि डायरेक्टर कौन है, या आपका फिल्मकार कौन है, अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है, म्यूजिक किसने दिया है, लाइट किसकी है, या अलग अलग तरह की चीजें। तो इसमें म्यूजिक और या संगीतकार और गीतकार में किसी का भी नाम नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये सारी चीजें की थी। और आगे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा मेन चीज पढ़ी थी कि क्योंकि उस टाइम पे जब बोलती फिल्म बनी, उस टाइम पे इतनी ज्यादा तकनीक जो है विकसित नहीं हुई थी। तो कोई भी जो साउंड है उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, यानी कि कोई भी रिकॉर्डिंग सिस्टम ऐसा नहीं था कि उसको किसी डिस्क में रिकॉर्ड करके रखा जा सके। देखिए डिस्क में रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि उसको कभी भी प्ले किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही रिकॉर्ड करके उन डायलॉग्स को रखना था। तो इसके लिए रात में शूटिंग करनी शुरू हुई। और जब रात में शूटिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कृत्रिम प्रकाश की
आवश्यकता पड़ने लगी। तो इसके लिए भी देखिए कितने सबको रोजगार मिला। और दूसरा यहाँ पर अब जो एक तरीके से नया दौर, जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज, और सबसे मेन पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में, वो था कि क्योंकि अब जो हमारा भारत है, उस समय पर हमारे भारत का डिवीजन नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथ में रहते थे। तो जो मूवी बनाई गई वो हिंदी और उर्दू को मिक्स करके बनाई गई, यानी कि दोनों तरह की भाषाएं इसमें थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा आकर्षण था इस फिल्म का। इसकी नायिका जो थी वो जुबैदा थी, और जो नायक थे वो विट्ठल थे। और विट्ठल के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि विट्ठल को उर्दू बहुत अच्छे से बोलनी नहीं आती थी, तो पहले उनको लिया गया, फिर उनको निकाल दिया गया, और बाद में उन्होंने यहाँ पर जो फिल्मकार थे उनके ऊपर केस कर दिया, और वो केस जीत गए, और फिर से वही आलम आरा फिल्म के, यानी कि एक ऐतिहासिक फिल्म के अभिनेता बने। और दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें, देखिए बहुत सारे लोगों, इस फिल्म में बहुत सारे और भी अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जो अभिनेता थे, उनको लेकर ये फिल्म बनाई गई थी। जैसे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश शेट्टी, और भी, और आगे चलकर अभी अभी के टाइम में ये सारे ही फिल्म जगत के मेन आधार माने जाते हैं, मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। और ये मूवी जो है 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी, तो लगभग 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने तक हाउसफुल चली। उसके बाद कई जो फिल्म के समीक्षक थे, जो फिल्म की समीक्षा करते हैं, उन्होंने, कई लोगों ने इसे भड़कीली फैंटेसी भी कहा। देखिए एक एक शब्द को, चैप्टर आपको रिवाइज इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उनमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने ध्यान पूर्वक चैप्टर पढ़ा होगा तो। क्योंकि एक एक जो शब्द हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप दे रहा है। दूसरी मेन बात इसमें थी कि इस फिल्म की जो रील थी, इस तरह की रील हुआ करती थी, और इस फिल्म की जो रील थी वो 10,000 फीट लंबी थी, और जिसको बनाने में 4 महीने का समय लगा था। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट एक यहाँ पर ये था कि उस समय पर, क्योंकि जो मूक फिल्में थी उसमें केवल जो अभिनेता होते थे, जो कैरेक्टर्स होते थे, वो केवल स्टंट्स करते थे, उछल कूद करते थे, और ऐसा नहीं था कि सब पढ़े लिखे होने चाहिए या दिखने में सुंदर होने चाहिए। लेकिन अब जो सवाक फिल्में बनने लगी, इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही एक अच्छा बदलाव आया कि अब जो भी अभिनेता या अभिनेत्री सेलेक्ट किए जाते थे उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखिए इससे भी एक नया चेंज आया, क्योंकि अब सबको लगा कि देखिए अब मतलब पढ़ाई जरूरी हो गई एक तरीके से। क्योंकि अगर आपको रिकॉर्डिंग की नॉलेज रखनी है, अगर आपको कैमरे की नॉलेज रखनी है, अगर आपको लाइट की नॉलेज रखनी है, अगर आपको संवाद लिखने की नॉलेज रखनी है, अगर आपको कहानी लिखने की नॉलेज रखनी है, तो सबके लिए पढ़ाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे मेन है कि एक पूरी कहानी लिख दी गई है, डायलॉग्स लिख दिए गए हैं। अगर अभिनेता पढ़ा लिखा नहीं होगा, अभिनेत्री पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो कैसे वो डायलॉग्स डिलीवरी करेंगे, कैसे वो अपने डायलॉग्स को बोलेंगे, अपने संवादों को बोलेंगे। तो उसके लिए सबसे मेन जो ये आलम आरा मूवी में सबसे बड़ी बात जो हुई, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आई कि जितने भी लोग उस मूवी में काम करने के लिए काम करते थे, देखिए केवल अभिनेता अभिनेत्री नहीं, क्योंकि एक मूवी में, जैसे कि हमने आलम आरा के पोस्टर में पढ़ा कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, यानी कि पूरी मूवी में 78 लोग काम कर रहे थे। और सब, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ डायलॉग्स थे, तो वो डायलॉग्स तो उन्हें बोलने हैं, बिना याद किए बिना पढ़े वो डायलॉग्स उन्हें वहां पर वो बोल नहीं सकते। तो एक तरह से काफी बड़ा चेंज ये आया कि अब जो अभिनेता अभिनेत्री थे उनके अभिनय के लिए, उनके अभिनय के साथ साथ उनको पढ़ा लिखा होना भी जरूरी था, ताकि वो संवाद भी बोलते थे। और अब तो गायकों को भी सम्मान दिया जाने लगा। क्यों दिया जाने लगा सम्मान? क्योंकि देखिए पहले गायन का केवल और केवल एक सीमित लेवल था,
एक सीमित लेवल था। अगर कोई किसी को किसी को गाना आता है, संगीत की अगर नॉलेज है, वो अपने ज्यादातर अपने घर में गाएगा, अपने पड़ोसी के यहाँ गाएगा, अपने गांव में गाएगा, अपने शहर में गाएगा, वो भी बिना किसी एक तरह से बिना किसी रिकॉर्डिंग सिस्टम के कि उसका गाना आगे भी सुना जा सकता है, उसका गाना, उसके गाने से लोग प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अस्थायी तौर पर यानी कि कहीं पर भी वो गा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक स्थायी तौर पर आपका जो गीत है वो आगे लोगों को प्रेरित करे, लोगों का मनोरंजन करे, उसके लिए रिकॉर्ड किया जाता था। तो उसके लिए भी बेस्ट चुना जाता था, यानी कि अगर 5 से 6 सिंगर वहां पर आए हैं तो सिलेक्शन होगा, जो सबसे अच्छा गाएगा उसी को रखा जाएगा मूवी में, फिल्म गाने के लिए। तो ज्यादातर जो फिल्में थी वो आम लोगों के जीवन से जुड़ी थी। देखिए सबसे मेन जो चीज थी कि बाद में क्या हुआ कि पहले कुछ मेन टॉपिक्स पर मूवी बनी, जो ज्यादातर क्योंकि उस टाइम पे कहानी लेखक नहीं मिलते थे, तो जो नाटक थे या और चीज जो भी थी उनसे ये मूवी बनाई जाती थी। लेकिन अब ज्यादातर फिल्में आम लोगों के जीवन से जुड़ी और आम बोलचाल की भाषा में ही बनने लगी, क्योंकि अब जो थे सारे लोग, अब धीरे धीरे लोगों के अंदर हर चीज का इंटरेस्ट पैदा हो रहा था, हर चीज वो कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, अब लोग साधारण तरीके से मूवी बनने लगी, जिससे लोगों का फिल्मों के प्रति जुड़ाव होने लगा। और दूसरी सबसे मेन बात थी कि लोग अभिनेता अभिनेत्रियों की जो लोकप्रियता थी वो, उसका असर अब धीरे धीरे दर्शकों पर पड़ने लगा। जैसे कि फिल्म माधुरी, उसकी जो नायिका थी सुलोचना, उनका जो हेयर स्टाइल था वो महिलाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। कई बार क्या होता है कि कोई डायलॉग जो है बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, तो उसके डायलॉग्स आज भी कभी भी कहीं पर हम आम बोलचाल में भी हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने मनोरंजन के लिए। या और भी बहुत सारी मूवीज है तब से लेकर अब तक, और कई ऐसे हेयर स्टाइल है, चाहे वो अभिनेता के हों चाहे वो अभिनेत्री के हों, कई ऐसे एक ड्रेसिंग उनका सेंस है, ड्रेसिंग सेंस कॉपी करना, या उनका चलने का स्टाइल कॉपी करना, उनके बोलने का स्टाइल कॉपी करना। तो कई लोगों को इस तरह के शौक होते हैं और वो करते हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि जब लोगों के अंदर अभिनेता अभिनेत्रियों की जब लोकप्रियता बढ़ रही थी, तो लोग उनको फॉलो करने लगे थे, उनके हेयर स्टाइल को फॉलो करने लगे, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल को फॉलो करने लगे। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। आलम आरा को भारतीयों के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के लोगों ने भी पसंद किया। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनाने वाले दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत का पिता माना जाता है। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म, देखिए दो, अब इसमें आपको दो यहाँ पर जनरल नॉलेज के प्रश्न मिल गए। पहली बोलती फिल्म और पहली फिल्म, पहली बोलती फिल्म और पहली फिल्म। पहली बोलती फिल्म के पिता कौन है? अर्देशीर एम ईरानी, उनको ये सम्मान दिया गया। और उस सम्मान के समय उन्होंने क्या कहा था? उस सम्मान के समय उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, मैंने तो केवल अपने देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको किया है, अपने देश के विकास में जो मेरा योगदान है उसको दिया है। तो अर्देशीर एम ईरानी है बोलती फिल्मों के पिता। और भारतीय सिनेमा में पहली फिल्म बनाने वाले दादा साहब फाल्के को फिल्म जगत का पिता माना जाता है। अभी भी जितने भी बॉलीवुड में बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें सबसे जो मेन अवार्ड होता है वो यही होता है कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और उन्हें ही भारतीय फिल्म जगत का फिल्म बनाने वाले फिल्म जगत का पिता माना जाता है। लेकिन भारतीय सवाक फिल्मों के पिता है अर्देशीर ईरानी। फाल्के साहब आरंभ किया था, और इस चीज को देखिए, इस चीज को फाल्के साहब ने
एक नया स्वर्णिम युग भारतीय सिनेमा में आया है। एक तरह से आज आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो आर्थिक स्थिति जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है, जो पूरे देश की जो एक तरह से इकोनॉमी है वो मुंबई यानी कि हमारा जो महाराष्ट्र है वहां पे सबसे ज्यादा इसको माना जाता है, क्योंकि इतनी सारी मूवीज बनती हैं, इतने बड़े लेवल पर वहां पर काम होता है, तो एक तरह से सबसे बड़ा उसी को माना जाता है। तो इस तरह से सिनेमा जगत के इस नए युग का प्रारंभ हुआ और बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया और आज वही धीरे धीरे काफी कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन युग जो है नया वहीं से शुरू हुआ। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ जरूरी प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्न, यानी कि आपने क्या सीखा इस फिल्म से, आपने क्या इस चैप्टर से आपने क्या सीखा। देखिए, पहला बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कभी भी आप जीके का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें आपको जरूर इस तरह का प्रश्न आपको वहां पर मिलेगा कि पहली सवाक फिल्म कौन सी थी। सवाक, सवाक का अर्थ होता है बोलने वाली, तो पहली सवाक फिल्म कौन सी थी। सवाक फिल्म थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल याद हो चुका होगा कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और कब रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी आलम आरा? 14 मार्च 1931। कब रिलीज हुई थी? 14 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है। सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है? देखिए, इसका अभिप्राय है कि जब फिल्म आलम आरा रिलीज हुई उससे पहले की जितनी भी मूवीज थी, जितनी भी फिल्में थी, वो सब मूक फिल्में हुआ करती थी, यानी कि उनमें आवाज नहीं होती थी। अब पहली फिल्म जब बनी आलम आरा तो इसमें क्या हुआ, इसमें डायलॉग्स लिखे गए, इसमें गाने थे, तो एक तरह से पहली बार दर्शक जो है फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री या कलाकारों को आपस में बात करते हुए देख रहे थे, सुन रहे थे, तो इसीलिए इसको सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि ये पहली फिल्म कही जाती है आलम आरा, सवाक फिल्म, बोलती हुई फिल्म, तो इसीलिए इसको कहा है कि ये सिनेमा ने बोलना सीखा, क्योंकि उसी टाइम पे ये सारी चीजें शुरू हुई थी, इस नए युग की शुरुआत हुई थी। देखिए, कुछ कठिन शब्द हैं और भी बहुत सारे हैं, आपने अगर आप चाहें तो आपकी पाठ्य पुस्तिका जो है उसके पीछे बहुत सारे कठिन शब्द दिए गए होते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। सजीव, सजीव का अर्थ होता है जीते जागते। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए या सभी सजीव हैं। सजीव यानी कि जो जीते जागते हैं, यानी वो बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है, बातचीत करने से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। सवाक, सवाक का अर्थ होता है बोलते हुए। पटकथा, फिल्म की कहानी। संवाद यानी कि बातचीत और इंग्लिश में डायलॉग्स। पार्श्व गायक, पार्श्व गायक यानी कि पर्दे के पीछे से गाने वाले। देखिए, एक तो ये होता है कि आगे खड़े होकर गाना यानी कि सामने गाना, एक होता है पार्श्व गायक जो पीछे से गाने में अपना संगीत, अपना गीत देते हैं। तो चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि इन पर हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप एक बार अगर प्रश्न को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको उत्तर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पूरे चैप्टर को घर पर फिर से रिवाइज करें, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखें और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।